नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है चुनौतियों का साल कैसा रहेगा हाल। लेकिन इसके पहले इस हालचाल को हम जानें, ये देखेंगे ये रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद फिर सीधे बहस की तरफ, डिबेट की तरफ। बदलेगी तारीख, बदलेगा साल, पर क्या बदलेगा सियासत का सूरत हाल। जी हाँ, मौका नए साल का है तो बात भी नहीं होगी। वैसे तो सियासत वो शय है जो हर पल रंग बदलती है, वक्त के हिसाब से मुद्दे और बयान भी बदलते हैं। नया साल अपने साथ सियासी दलों के लिए चुनौतियां लेकर भी आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की चुनौतियों की। 23 और 24 की हार से उभरना कांग्रेस का बड़ा टास्क। नई कार्यकारिणी को काम देना भी संगठन की चुनौती। पदाधिकारियों के काम की मॉनिटरिंग करनी होगी। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना बड़ा लक्ष्य। 28 के लिए जमीन तैयार करना कांग्रेस की चुनौती। पलटन को साथ लेकर चलना पीसीसी चीफ का टास्क। संघर्षशील युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की चुनौती। नेता प्रतिपक्ष के सामने सरकार से संघर्ष का टास्क। सदन में विधायकों को साथ लेकर चलना भी चुनौती। विजयपुर की जीत के उत्साह को बनाए रखना भी चुनौती। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी और पार्टी की चुनौतियों को बखूबी समझ रहे हैं। पार्टी की कैसे एक तरह से अप्रोच हो, उसको बनाने का काम है। पंचायत कांग्रेस कमेटी बनानी है। इसी 25 में हमें पंचायतों के चुनाव जीतने हैं। हमें इसी 25 में मोहल्ला कांग्रेस कमेटी शहरों में बनानी है। हमें इसी 25 में कांग्रेस के विचार के जो हमारे फ्रंटल है, सबकी नियुक्तियां नीचे तक करनी है और ऐसी पार्टी बनानी जो बीजेपी से डबल मजबूत हो। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सत्ता की राह पकड़ाना बड़ी चुनौती है, तो सरकार में बैठी बीजेपी भी कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करेगी। अगले 4 साल का विकास का रोड मैप। सबका साथ सबका विकास भी बड़ा टास्क। वरिष्ठों कनिष्ठों को साध कर चलने की चुनौती। संगठन में हुए बदलाव के बाद समन्वय की चुनौती। अध्यक्ष के सामने होगा संगठन की धार बनाए रखने का टास्क। विपक्ष के रूप में कांग्रेस के हमलों की काट खोजना। फरवरी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाना। बीजेपी को भरोसा है कि नए साल की चुनौतियों को पार करके वो जनता का मन जीतने में सफल रहेगी। कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चालना देने का काम हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक करते हैं। उन सबके सहयोग से हम निश्चित से 2025 की जो शुरुआत होगी 1 जनवरी 2025 से, वो बहुत ही सुखद होगी और दल के माध्यम से, जनता के मध्य में, कार्यकर्ताओं के मध्य में हम और अधिक सशक्तता के साथ काम करेंगे और संगठन को इसी प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विजयपुर की जीत से उत्साहित कांग्रेस जोश के साथ 25 की शुरुआत करने जा रही है, तो बीजेपी सरकार और संगठन के स्तर पर और बेहतर करने के मंत्र के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। नए साल में पार्टी अपनी चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ेगी, तो वहीं सियासी संसार में सफलता का नया अध्याय लिखेगी। नमस्कार एक बार फिर, और चुनौतियों का साल कैसा रहेगा हाल। वक्त बीतता है, बीतता चला जाता है और एक और साल बीतने की दहलीज पर खड़ा है। और अब आपको ढूंढने से भी 2024 का कोई लम्हा नहीं मिलेगा। रात 12 बजे के बाद अब आपको मिलेंगे श्रीमान 2025। और करीब करीब 44-45 साल पहले अटल जी ने मुंबई में ये बात कही थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं भारत के पश्चिम के हिस्से को मंडित करने वाले समुद्र तट से ये कहने का साहस कर रहा हूं कि एक दिन इस देश में कमल खिल कर रहेगा। जिस पार्टी के 2 सांसद थे 84 में, वो पार्टी आज रूलिंग पार्टी है, लगातार तीसरी बार नेहरू जी की बराबरी करके, और देश की हिंदी पट्टी की बेताज बादशाह है। और वो कांग्रेस जिसने आज़ादी के बाद 40 साल का सफ़र तय किया, वो कांग्रेस आज संघर्ष के रास्ते पर है और अपने को पूरी ताकत से फिर खड़ा करने की कोशिशों में जुटी है। दोनों ही दलों को शुभकामनाएं हैं। लेकिन ये बताता है, वक्त करके एक फिल्म आई थी, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त से ही चीज़ें चलती हैं। सही बात है, जिसने वक्त को समझा, जिसने मेहनत की, परिश्रम किया, वो आगे बढ़ गया। और जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाया, वो उलझ कर रह गया। क्या है बंसल न्यूज़ के सवाल,
2025 भी यही कह रहा है आपसे, हमसे, पॉलिटिकल पार्टी से। क्या 2025 में बदलेगी एमपी की सियासत की सूरत? ये पहला सवाल। क्या विजयपुर से मिली ऊर्जा कांग्रेस को 28 की राह दिखा पाएगी? 28 यानी विधानसभा चुनाव का साल। क्या सरकार और संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि नए मुखिया मिलेंगे 2025 जनवरी में, चाहे राष्ट्रीय संगठन के मुखिया हों जो जेपी नड्डा जी की जगह लेंगे, या राज्यों के मुखिया हों जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हमारे जो मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियो में, शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। डॉक्टर प्रेम व्यास हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रणाम कर रहा हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा प्रणाम किया उन्होंने, उनको भी बहुत गहरा प्रणाम। और मिथुन अहिरवार जी हैं, उनको भी प्रणाम। वाह वाह, बहुत सुंदर। शैलेंद्र जी, समझाइए मुझे, मैसेज 2025 का क्या कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए? क्या बदलने की ज़रूरत है? क्या कुछ बदल दिया गया है और क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है? देखिए 2025 जो है कई मामलों में महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि संघ 100 साल का हो रहा है और मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। 75 साल के। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं, जो दोनों तारीखें हैं, ये निश्चित रूप से पूरी राजनीति को प्रभावित करेंगी, चाहे केंद्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की सियासत हो। दूसरी बात है कि जो संगठन के चुनाव हैं इसी साल होने हैं, प्रदेश के भी और केंद्र के भी अध्यक्ष मिलेंगे नए बीजेपी को, तो उससे भी काफ़ी राजनीति प्रभावित होगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, राहुल गांधी को अभी जो 2024 रहा वो चुनावों का साल रहा, लेकिन हम 2025 देखेंगे संगठन के चुनावों का साल है और संगठन के गठन का साल है। तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर ये कहा जाने लगा कि स्वयं खड़गे जी का भी एक बयान था कि उनको थोड़ा बैठना चाहिए। तो जो कांग्रेस काम कर रही है, जो उस रिजल्ट लोकसभा में मिले उससे उत्साहित होकर भी, लेकिन फिर उसको हरियाणा और महाराष्ट्र में जो उसकी स्थिति खराब हुई, उसके बाद फिर उसको सोचने के लिए मजबूर होगी वो, क्योंकि राहुल गांधी की जो कार्यप्रणाली है वो एक ही मुद्दे के पीछे पड़ जाते हैं और मल्टीपल मुद्दों की कमी है। तो बहुत सी चीज़ें ये है, तो 2025 में उनको संगठन के तौर पर थोड़ा बैठ कर सोचना होगा। हाँ, बीजेपी का सवाल है। देखिए, संघ और बीजेपी के संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं 25 में, इसमें काफ़ी कुछ निर्भर करेगा और इसका असर 2029 तक जाएगा। तो 25 इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है शरद जी। तो दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, संगठन को जमाने के तौर पर, नेतृत्व के तौर पर, क्योंकि 75 साल के हो जाएंगे मोदी, उसके बाद 29 तक क्या होता है। राहुल गांधी को मैच्योर होने की ज़रूरत है, तो उनको चीज़ें समझनी होंगी। तो 25 में 29 की नींव पड़ेगी और राजनीति निश्चित रूप से एक टर्न लेगी। जी व्यास जी, शैलेंद्र जी ने बड़ी मार्के की बात कही है। बीच में एक वक्तव्य आया था, हालांकि जेपी नड्डा जी का वो आशय नहीं था, लेकिन अब कई बार बातें निकल जाती हैं तो फिर उसी से जोड़ के देखी जाती हैं, जिसको ये कहा गया था कि अब हमें चुनाव के लिए संघ की आवश्यकता नहीं है। इसके बड़े अर्थ लगाए गए, बड़े विश्लेषण किए गए, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ ने ये बताया है कि हम तो आपके चिर संगी हैं, हमारे बिना आगे बढ़ना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन आपको हमारी मदद तो लेनी ही पड़ेगी। और हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे बताते हैं कि संघ का साथ तो कमल का एक खिला हुआ स्वरूप। अब महत्वपूर्ण बात यही है कि संघ का ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन संघ की इच्छा है कि इसमें कोई सरकार बहुत बड़े बड़े आयोजन ना करे और ना संघ करेगा इस तरह के कोई आयोजन। संघ और बीजेपी के रिश्ते ये संग चलें 2025 में, ये बहुत आवश्यक है, बहुत प्रेम से चलें। और संघ तो निर्मोही संत की तरह है, वो उसको साधना भी बहुत आसान नहीं है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो। किस तरह से देखते हैं आप चुनौतियों को 2025 की, मध्य प्रदेश की भी, राष्ट्रीय फलक की भी? देखिए शरद जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और हर समय जब भी आपके साथ बैठा हूँ मैं यहीं से आपको प्रणाम करता हूँ। बड़े विप्र भ्राता हैं आप। दूसरी बात है कि जो आपने प्रश्न करा, वो शरीर के बिना आत्मा नहीं हो सकती और आत्मा के बिना शरीर निर्जीव होता है। वैसे ही अनुशासित संगठन होते हैं जो हमारे साथ शरीर और आत्मा की तरह कार्य करते हैं। दूसरी बात है कि अगर देश में आज सरकार स्थायित्व में है और लगातार रिकॉर्ड्स बना रही है, आप देखेंगे तो ये लगभग 10 वर्षों का पावरफुल लॉन्च पैड है जो 10 वर्षों में कार्य किए हैं। चाहे प्रदेश की बात हो 20 वर्षों की, चाहे देश की बात हो, माइंडसेट होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना,
ट्रस्ट होना और गुड गवर्नेंस, ये चार मुख्य स्तंभ होते हैं जो किसी भी सरकार के चलायमान होने के लिए आवश्यक होते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो लगभग 10 वर्षों का आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का कार्यकाल, उसके बाद में 18 वर्षों का सतत हमारा कार्यकाल, और कहीं कुछ सीटों पर अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई भी तो लौट कर आना और प्रो कंपेंसी में उसको परिवर्तित करना, यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शित करा। दूसरी बात है कि नीति और निर्णयों में जब तेजी आती है तभी धरातल पर कार्य होते हैं। प्रदेश के सामर्थ्य पे भरोसा रखना, देश के सामर्थ्य पे भरोसा रखना। अभी देखेंगे जो खिलौने की बात अभी हुई थी, वैसे तो बहुत सारे सेक्टर से, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रदेश की बात हो तो प्रदेश के ही संसाधनों का प्रदेश के हित में दोहन, ये पिछले 1 वर्षों में नया नवाचार के रूप में प्रदर्शित किया है। देश की बात करेंगे तो जो खिलौने की बात है, अभी रिसेंट में मुश्किल से 7 दिन पहले आया था कि चाइना से जो आयातित होते थे उस पर हमने 30 से 70% का टैक्स लगाया। उसका फलस्वरूप ये मिला कि आज हम 25% खिलौने निर्यात कर रहे हैं। तो एक पावरफुल लॉन्च पैड है जो उसके पीछे कार्य करता है। प्रेडिक्शंस जहां पर समाप्त होता है वहीं से परफॉर्मेंस की शुरुआत होती है। आप प्रेडिक्शंस करके चले और उसको परफॉर्मेंस में बदले। दूसरी बात है कि वर्क कल्चर, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस के साथ में सहयोग, ये तीनों मुख्य बिंदु होते हैं और ये प्रदेश की राजनीति में भी देखा गया है और देश की राजनीति भी देखा गया है। दूसरी बात है कि टारगेटेड स्किल्स के साथ में विकास करना। कई सारी योजना है जो परोक्ष रूप से फायदा देती है, कई सारी योजनाएं जो अपरोक्ष रूप से फायदा देती है। परोक्ष रूप से फायदा देने वाली योजना, चाहे वो लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, उसका सुचारू रूप से वितरण होना ताकि परोक्ष रूप से फायदा मिले, क्योंकि एक लंबा कार्यकाल था जब लोगों को आवश्यकता थी, लेकिन टारगेटेड स्किल्स के साथ में सामर्थ्य भी प्रदान करना, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो ड्रोन दीदी के माध्यम से हो, तो निश्चित तौर पर दोनों तौर पर सरकार ने कार्य करा है और इसीलिए सरकार स्थायित्व के साथ में आज सरकार अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। बिल्कुल, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में से ही हम लोग जब बात करते हैं तो कई बार ये चिंता उभरती है। बीच में एक कम उम्र के करीब 26-27 साल के एक युवा कार्यकर्ता ने, हम एक जगह चुनाव के कवरेज के लिए थे, उसने हास्य विनोद में कहा कि हमारी पार्टी जिस तरह हाईटेक हो रही है शरद जी, अब ऐसा लगता है कि भविष्य में हम भी किसी रोबोट की तरह ना हो जाएं। ये बात हमें लगती है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रक्रिया जो है हमारी पार्टी में, अब वो या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिडन हो गई है या फिर तकनीक आधारित हो गई है। और हम जब अपने राष्ट्रीय कार्यालय जाते हैं तो वहाँ हम अब ये भी देखते हैं कि किसी कॉरपोरेट कल्चर की तरह सोशल मीडिया के बड़े बड़े जानकार, देश के बड़े बड़े चुनाव के स्ट्रैटेजिस्ट, उनका आना जाना रहता है। तो कार्यकर्ता का महत्व बना रहे, उस युवा की भी ये चिंता थी जो परंपरा से, पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और आधुनिक तकनीक से वाकिफ़ है। संयोग से हमारे कांग्रेस के साथी खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं और उनकी पार्टी भी इसका इस्तेमाल कर रही है। प्रशांत किशोर से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें हैं पार्टी के लिए, कमलनाथ जी इसके लिए बड़े टेक्नो सेवी पॉलिटिशियन माने जाते हैं। जीतू कर ही रहे, जीतू भाई कर ही रहे होंगे, जीतू पटवारी जी। आप किस तरह देखते हैं? एक चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं है बाई इलेक्शन कि आगे की राह आसान है, क्योंकि 29 की 29 सीटें हारना ये बताता तो है कि गहरे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या कहेंगे जी? सर, सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम और नववर्ष की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। और जिस तरीके की आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है। जब नया वर्ष आता है तो नई उत्साह और उमंग लेकर के आता है और नए अवसर भी लेकर के आता है और साथ में आती है नई चुनौती। तो जहां विपक्ष के रूप में कई सारी चुनौतियां थी, शरद जी शुरुआत करें उस एक योजना से जिसको कि कमलनाथ जी ने अनाउंस किया, शिवराज जी ने इम्प्लीमेंट किया और अभी दिल्ली के चुनाव तक जिस योजना को अलग अलग राज्यों में अपनाया जा रहा है, तो उस योजना का एक फोबिया जो हमारे गांव के कार्यकर्ता में बैठ गया था, 1 साल में उस फोबिया को खत्म किया गया है इस चुनाव के जरिए। जिसमें हमने देखा कि मध्य प्रदेश के 3 उपचुनाव की यदि आप बात करें तो जहां छिंदवाड़ा की लोकसभा में जो असेंबली सेगमेंट था, वहां 3000 से यदि हम चुनाव हारते हैं तो बताता है कि मुकाबला किया जा रहा है। और शिवराज सिंह जी की जो बुधनी सीट है वहां पर 13,000 का मार्जिन होना और विजयपुर उपचुनाव जीत जाना, ये बताता है कि जनता केवल पैसे को मतलब जो बाकी राज्यों की यदि आप बात करें तो महाराष्ट्र में नया यदि आपने वो उसको लागू किया ऐसी योजना को, तो उसका त्वरित लाभ तो मिला है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद जनता मांग करती है कि मेरे जो अधिकार मुझे मिलने थे वो केवल 1,000-1,200 रुपए से आप उसको ढक नहीं सकते। तो हमें ये यकीन एक कार्यकर्ता के रूप में होता है कि पिछले 1 साल में
हम उस वैतरणी को पार करके आए हैं कि केवल एक योजना के भरोसे यदि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को पलटा दिया था, तो अब वैसा नहीं होने वाला और फेयर रिजल्ट हमें मध्य प्रदेश में मिलने वाले। पहली बात। दूसरी बात यह कि राज्य और केंद्र के स्तर पर जो संबंध बने हुए हैं, उसमें देखा गया था कि जहां केंद्र सरकार पहले बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, कोई बिल जेपीसी में नहीं जाता था, कॉन्फिडेंस था सरकार के रूप में कि मध्य प्रदेश और क्योंकि केंद्र और मिलाकर के ये डबल इंजन की सरकार ये बताया जाता था और उनका जो कोऑर्डिनेशन है मिलकर के जनता को लाभ देने वाला बताया जाता था। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां बहुमत भी केंद्र सरकार अभी साबित नहीं कर पाई, एक जो वोटिंग हुई थी उसमें, तो इनके जो एलाइज हैं वो लगातार इस तरीके के दबाव बनाना कि हमें पता नहीं कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कंटिन्यू करेगी भी कि नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में एक जो साल निकला है उसमें हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश की सरकार उन वादों को पूरा करेगी जो इन्होंने किए थे। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान है उन्होंने लाडली बहनों से किया हुआ वादा, किसानों से किया हुआ वादा, बेरोजगारों से किया हुआ वादा, दलित आदिवासी पिछड़ों से किया हुआ वादा तो वो पूरे कर नहीं पाए। हाँ, ये जरूर हुआ है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ड्रग्स भी पकड़ी जा रही है और सोना चांदी भी पकड़ा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में इन व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा और विपक्ष के रूप में जो मजबूती से कमजोरों की आवाज उठा रहे हैं उसको सरकार सुनेगी और उन पर अमल करेगी। मिथुन जी, लेकिन ये बातें सिर्फ आप प्रवक्ता गण बहुत ऊर्जा से उठाते हैं, लेकिन इन सारे मसलों को लेकर पार्टी को सड़क पर भी आना होगा कि नशे के खिलाफ आखिर कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदर्शन रहा। अगर रीवा में, विंध्य में चुनौती है, नरसिंहपुर में चुनौती है, इंदौर में चुनौती है, तो इस मसले को लेकर पार्टी क्या सिर्फ जुबानी जमा खर्च में उलझी है या उसने प्रदर्शन करके और सब प्रमाण कानून के सामने, पुलिस के सामने पहुंचकर ये उपस्थिति दर्ज कराई है कि ये है प्रमाण, ये बंद करिए। आपकी इस भूमिका की अपेक्षा और सक्रियता से 2025 में अपेक्षित है। शैलेंद्र जी, यही बड़ा सवाल है। बीजेपी की चुनौती ये है कि आप जन कल्याणकारी योजनाओं का एक ऐसा मॉडल लेकर आएँ और जो फाइनेंशियल चुनौतियाँ डायरेक्ट बेनिफिट, इकोनॉमिकल बेनिफिट देने से, लाडली बहना जैसी योजनाओं की वजह से आगे बढ़ती हैं, उसको भी कहीं आप नियंत्रण में करें। और कांग्रेस की चुनौती है कि वो सब प्रमाण और फिजिकल प्रेजेंस के साथ अपना विरोध दर्ज करा के सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करे। क्या आपको लगता है कि 2025, क्योंकि अभी ज्योतिषियों के साथ जब हम जुड़े थे तो वो कह रहे थे कि ये जितने भी राजा हैं, यानी किसी भी पार्टी के हों, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, प्रमुख जो हैं, राजा से मतलब वो था, शनि और राहु की युति 2025 में चुनौतियां तो पैदा करेगी। देखिए, बिल्कुल चुनौतियां हैं। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं, मुद्दों के लिहाज से भी ये साल बड़ा महत्वपूर्ण है शरद जी। जैसे कि आप बेनिफिशियरी स्कीम की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा गूंजने वाला है शरद जी, उसी के आसपास सब कुछ रहेगा, वो है जय भीम। ये जय भीम का साल होगा कांग्रेस के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी, क्योंकि 2024 बीतते बीते आपने देखा होगा कि ये मुद्दा सेट हो गया है और ये 25 में और मजबूत होगा। और दोनों के सामने चुनौती है, खुला मैदान है कि जय भीम को वो कैसे सेट कर पाते हैं। बीजेपी ने की कोशिश आप देख रहे होंगे, उसके बहाने उन्होंने पूरे गड़े मुर्दे उखाड़े, स्वतंत्रता से पहले के लेके अभी तक के नेहरू वर्सेस अंबेडकर को खड़ा किया गया। और कांग्रेस संविधान बचाओ का नारा दे रही है और मेरे ख्याल से 26 जनवरी से उनकी एक राष्ट्रीय पदयात्रा भी है जो 1 साल करीब चलेगी। तो ये जो पूरा जय भीम के आसपास जो यानी दलित वोट पर पूरी राजनीति होगी। दलित, क्योंकि दलित जो राजनीति है वो 2025 में सेट भी होगी, क्योंकि जो दलितों की राजनीति करती थी, बीएसपी हो चाहे दूसरी और छोटी पार्टियां हो, वो कहीं ना कहीं किनारे चली गई हैं। और ये वोट बैंक कहाँ जाएगा? बीजेपी के पास जाएगा, कांग्रेस के पास जाएगा। तो ये साल इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा कि उसको कैसे वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये इस मुद्दों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये एक महत्वपूर्ण बात है फिर शैलेंद्र जी ने जो उठाई है। मैं उत्तर प्रदेश में था, तो समाज के वंचित वर्ग से जुड़ी कुछ पार्टियां, जिसमें एक पार्टी है निषाद पार्टी, उसके कुछ सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो उनके मन में, भले ही वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी ये भाव है कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, किनारे पर रखे गए हैं। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर आरोप लगे कि तुष्टीकरण की राजनीति ने मुसलमानों को इस देश में कहीं का नहीं छोड़ा, आज ना उनकी नुमाइंदगी करने वाले इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं और ना उनके पास ऐसा नेतृत्व है जो उनकी बातों को ठीक तरीके से सरकार तक या बहुसंख्यकों तक पहुंचा सके। ऐसी ही पीड़ा मुझे उत्तर प्रदेश में वंचित वर्ग ने कहा कि हमें बीजेपी कांग्रेस ने तोड़ दिया, आज मायावती कहीं नहीं है,
आज जितने भी कांशीराम के योगदान को सब भूल गए हैं। अंबेडकर जी की बात होती है लेकिन कांशीराम जी का भले ही उतना बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। तो ये पीड़ा अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत अधिक है डॉक्टर साहब, और इसको बीजेपी को बहुत समझदारी से हैंडल करना होगा, कांग्रेस को भी। जी नहीं, देखिए शरद जी, कुछ भी असंभव नहीं है का भाव ही जागृत हमने पिछले 10 वर्षों में करा है कि कोई भी चीज हो वो असंभव नहीं है। निश्चित तौर पर लगभग 70 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन करा है, और एक वर्ग ऐसा रहा है कि जहां पर विश्वास की कमी अगर पूर्व में थी तो हमने प्रयास करा है कार्यकर्ताओं के निर्माण के माध्यम से या धरातल पर सुचारू रूप से योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से। आज हम ये तय कर रहे हैं कि गांव-गांव में अगर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचती है और कार्यक्रम उस गांव से प्रारंभ होता है जहां पर एक समय पर बिजली नहीं हुआ करती थी, तो 70 वर्षों में जो चीज नहीं हुई है, जो आर्टिकल 21 में उल्लेखित अधिकार है, उनको अगर प्रदत्त कर रहे हैं तो हम हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज के लिए भी अगर अभी एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें साक्षरता दर की बात हो या नए बिजनेस में इंप्लीमेंटेशन की बात हो, तो निश्चित रूप से प्रगति हुई है। गुजरात की अगर बात की जाती है तो निश्चित तौर पर वहां पर विकास प्रदत्त राजनीति हुई है। और लगभग आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बात हो तो उत्तर प्रदेश में हिंसक घटनाओं में जो पहले वृद्धि होती थी वो कम हुई है। तो ये सरकार के प्रति विश्वास प्रदर्शित करता है कि जो सरकार आज कार्य कर रही है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इन तीनों कार्य के तहत कार्य कर रही है। ये सरकार प्रदत्त कर रही है कि एक बेहतर प्रशासक, शासन और प्रशासन के मध्य में एक बेहतर समन्वयक और एक कुशल नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होती है और क्या उपयोगिता होती है। और सभी समाजों के साथ में हमने तो कहा है पूर्व में कि हमारे लिए जो मुख्य समाज है वो ज्ञान है, और ज्ञान के प्रकाश में ही भारत का विकास संभव है। ज्ञान से संबंधित है जी से गरीब, वाई से युवा, एन से नारी शक्ति और ए से अन्नदाता। इन 4 वर्ग का जब विकास होगा, जिसको हम टारगेटेड स्किल्स के माध्यम से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सभी का विकास होगा। और इसके पूर्व में ये कहा जाता था कि क्या असंभव जो था, ये कहा जाता था असंभव था कि एक गांव में देहात में बैठा व्यक्ति डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करेगा, वो प्रयास मोबाइल के माध्यम से आज पैसे का लेन देन करेगा। 48 करोड़ खातों का निर्माण हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है कि जहां असंभव होता है इससे हम विकास करना प्रारंभ करते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2003 का चुनाव जिन लोगों को याद होगा, चाहे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो या जर्नलिस्ट हो, दलित एजेंडा एक बड़ा मुद्दा था उस चुनाव में, और लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसकी बड़ी पीड़ा इसके निर्माण करने वाले व्यक्तित्वों के मन में रही कि आखिर ये विफल कैसे हो गया। ये देश बड़ी ताकत से जातिवाद के नाम पर पेश किए गए किसी भी एजेंडा को पीछे छोड़ता रहा है। कांग्रेस, मिथुन जी, अब बात करती है कि अति पिछड़ों को, अति समाज के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, और इसीलिए जातिगत जनसंख्या की बात होती है, और बीजेपी का आरोप रहता है कि आप देश को बांटने की बात कर रहे हैं। आखिर हम समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए, आरक्षण उनका अधिकार है, और जब तक उनका सशक्तिकरण नहीं होता ये अधिकार कंटिन्यू रहेगा ही, रहना ही चाहिए। लेकिन आज उनको सबल हम कितना बना रहे हैं, कितने हमारे पास क्या ये आंकड़े हैं कि कितने अनुसूचित जाति के युवा आज आगे बढ़कर अमेरिका में हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही आप पीएचडी कर रहे हैं, आप उसी वर्ग से आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कई बार आपकी चुनौती और पीड़ा भी हम तक पहुंचती है जब आप भी उसका सामना करते हैं। तो ये चीज़ें दूर करने के लिए कम से कम जाति को हथियार तो ना बनाया जाए, ताकत बनाया जाए उसको। जी देखिए, सबसे पहले आपने जिक्र किया कि अमेरिका में कितने युवा हैं या देश स्तर पे भी कितने युवा हैं जो कि संपन्न हो गए। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना की बात कही जाती है कि उनका हम डेटा जुटाएं ताकि ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं इसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास हो, क्योंकि कोर्ट भी अल्टीमेटली वही मांगती है। और यही कारण है कि यदि वो डेटा नहीं दिया जाता तो आरक्षण या अन्य सुविधाएं कई बार निरस्त होती हैं या उसको बढ़ाने का प्रावधान नहीं आगे बढ़ पाता। इस पूरी व्यवस्था में देखिए, दलितों के सशक्तिकरण कब हम सरकार के रूप में कर पाते हैं, जब उनके लिए योजनाएं लेकर के आते हैं। तो आरक्षण जैसी योजनाएं, स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं, हॉस्टल्स जैसी योजनाएं, नगद लोन्स जैसी योजनाएं इन समाज के वर्गों को यदि दी जाती तो सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते हैं और उनको एक क्राइम से रोकने के लिए SC/ST एक्ट जैसी व्यवस्थाएं दी जाती। कांग्रेस पार्टी ये सब कर चुकी है।
मैं भारतीय जनता पार्टी जी। से पूछना चाहता हूं कि भाजपा की ओर से वक्त कोई कम है एक सर मेरे योजना, पास। जी, एक जी। सिंगल योजना ऐसी है, हम 2025 में देखना चाहेंगे, अगर आपने पहले नहीं किया है, तो एक कोई योजना जो दलित समाज के लिए आपने अलग से बनाई हो, तो उसके बारे में हम जानकारी जरूर चाहेंगे। दूसरा, क्योंकि नववर्ष की बात हो रही है, तो संक्षेप में। जी, जनवरी में जी, ही जी। पूरे देश की राजनीति का केंद्र महू रहेगा, जहां हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और आप सबकी नजर भी रहेगी कि देश की राजनीति को नई दिशा कैसे मिलती है। हमारा मानना है बेहतर योजनाओं के जरिए मिलेगी, चाहे दलित वर्ग के लिए हो, बिल्कुल। चाहे गैर दलित वर्ग के लिए हो। हम लगातार करते हैं, भाजपा बताए इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ये देश जो एकजुट रहा है, एकजुट रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जाति को हम आपस में कन्फ्रंटेशन का इशू ना बनाएं। अगर इस देश का किसी ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है तो अंग्रेज़ों और मुग़लों ने भी नहीं किया, जितना इस जात पात की एक बेहद अजीब सी प्रथा ने भारत का नुकसान किया है। और इसको आगे बढ़ाने में अंग्रेज़ों का हाथ बहुत माना जाता है, और उसके पहले भी जो हुक्मरान रहे जो इस मिट्टी के नहीं थे, उनका हाथ माना जाता था। हमारी सबसे बड़ी चुनौती 2025 ऑनवर्ड्स जो है वो यही है कि आप जात पात के इस विषय को ठीक से एड्रेस करें, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महत्वाकांक्षाओं को समझें राजनीति में भी। चाहे वो मिथुन अहिरवार जी हों, वो अपनी पार्टी में समुचित स्थान पाएं, या फग्गन सिंह कुलस्ते जी के बाद जो सवाल पूछा जाता है, और कांतिलाल भूरिया के बाद कांग्रेस में कौन, कुलस्ते जी के बाद बीजेपी में कौन, इन सवालों का बिल्कुल सही उत्तर मिले कि एक नहीं 10 फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और 10 कांतिलाल भूरिया हैं। इन महत्वाकांक्षाओं को समझिए, नहीं तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अगर छूटती जाएंगी तो वो ना बीजेपी के हित में है ना कांग्रेस के हित में। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, अनपढ़ पर सियासत। नमस्कार।